मानेंगे। तो तुम चाहते हो कि वहां भगवा झंडा गड़े? चाहते हो? क्या ये बात सही है? सही है ना? तो काय चुप बैठे कक्का हारो हैं? तुम्हें ऊंट बसा रहो का? तो काहे चुप बैठे? डरते वो हैं जो बुजदिल होते हैं, हम तो वो हैं कि कुंभलगढ़ के किला में भी भगवा झंडा गड़वा कर मानेंगे। जिनकी अर्जी नहीं लग पाती, पर्चा नहीं बन पाता, वो बिल्कुल ना घबराएं, इस विधान से उन सबकी अर्जी लग जाएगी। विधान है, मुट्ठी बांधे, अपने मोबाइल में भी कर लो। बोलो ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। एक बार फिर बोल दो, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को आप 108 बार बोलकर, 5 बार बोलकर काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग रखकर रोगी को बांध दीजिए। तुरंत सन्यासी बाबा की सेना आ जाए। एक बीज मंत्र देते हैं। मौका मिले तुम्हें काम करना, कभी बागेश्वर धाम जाना और वहां धीरेन्द्र कृष्ण से नहीं मिलना। वहां तुम धीरेन्द्र कृष्ण नामक व्यक्ति से नहीं मिलना, सीधा मंदिर चढ़ जाना, हाथ में नारियल लेना और उस लाल लाल बजरंगबली को देखना और कह देना बस खत्म, आज से तू हमारा और हम तुम्हारे। साफ याद रखना, फिर तुम्हें मंगलवार को पेशी करने की जरूरत नहीं है। तुम बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार जिस दिन जाओगे वो दिन मंगल होगा। तुम 2 बजे रात को भी जाओगे, तुम्हारे लिए महाआरती होगी। मैं ये निवेदन, शायद आपको बुरा लगा होगा, हमें पता है तुम सुधरने वाले भी नहीं, लेकिन ये बात कोई बोल नहीं सकता। कभी मौका मिले बुझदिलो, कभी मौका मिले तुम्हें काम करना, कभी बागेश्वर धाम जाना, तो कान खोलकर सुन लो। अपने पैर के अंगूठे से लेके सिर तक कच्चा सूत, एक होता पक्का सूत, एक होता कच्चा सूत, कच्चा धागा कहते हैं। कच्चा धागा 7 बार नाप कर उसकी बाती बना लें। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक अपनी साइज का नाप लें। कच्चा सूत 7 बार, उसकी बाती बत्ती बना लें, ऐसे मोड़ करके मल करके बड़ी से दीपक में शुद्ध सरसों का तेल भर करके और उस सूत की बाती को लगा दें। दीपक प्रज्वलित कर लें और अपने सिर से एक बार उतारा करके पीपल के पेड़ की जड़ के पास में रख दें। और जब भी पेपर या आप इंटरव्यू देने जाएं तो बागेश्वर बालाजी का ध्यान करके जाएं, बिना घबराए हुए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब जिनकी जॉब ना लग रही हो, ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः, इस मंत्र का पुनः सुने। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का जो एक माला प्रतिदिन कमलगट्टे की माला से जाप करता है, उसके घर पर कभी भी माँ लक्ष्मी उनके घर से कभी नहीं भागती। ये मंत्र सुनो। इतने हमें बल अपने हनुमान जी के ऊपर है, हम उनके एक एक दाग बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सा कांड किया है और उनके शरीर में कहां कहां दाग है, ये बताने की क्षमता हमारे बालाजी रखते हैं। हार देवता चित्त न धरई हनुमत से, हनुमान जी जैसा बलवान इस दुनिया में कोई नहीं। अष्ट सिद्ध नव निधि के अस्वर दीन। और आज तक जो कहते थे संत और महात्मा सब पाखंडी होते हैं, धन कमाने के लिए ये सब पाखंड करते, उनकी ठटरी। सब महात्मा ऐसे नहीं होते। सुनो, कंपनी का प्रचार करना सीखना है तो हनुमान जी से सीखो। कैसा? देखो कितने गजब के कंपनी के प्रचार करने वाले हनुमान जी हैं। उन्हीं की लंका, उन्हीं का तेल, उन्हीं की माचिस, उन्हीं की आगी उन्हीं ने लगाई, जला के हनुमान जी चले आए।
हैं वीर बजरंगबली, जितने बिजनेसमैन बैठे कंपनी वाले, इनका पूरा चेहरा सांप्रदायिकता से रंगा हुआ है, सांप्रदायिक एजेंडे से रंगा हुआ है। और दुनिया की कौन सा मजहब और कौन सा ऐसी कौम है जिसको विपरीत परिस्थितियों में हिंदू दर्शन ने अपने यहां शरण न दी हो, उसको फलने फूलने का अवसर न दिया हो? कौन सा ऐसा है दुनिया के अंदर? लेकिन आज जिस हिंदू दर्शन ने सबको शरण दी, सबको फलने फूलने का भरपूर अवसर दिया, आज जब उसी के खिलाफ षड्यंत्र होना प्रारंभ होता है तो उसे एकजुट होना तो पड़ेगा ही। और मुझे लगता है इन लोगों के कर्मों का फल है कि पूरे देश का हिंदू जनमानस आज इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि उसके खिलाफ आज शासन तंत्र से जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसका जवाब अपने स्तर पर देना ही पड़ेगा। और आज वही स्थिति सामने आई है। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, जब भारत का मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, महोदय, जब हज यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी पहचान तब भारतीय के नाम पर नहीं, पाकिस्तानी के नाम पर नहीं, बांग्लादेशी नाम पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो भी मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है उसकी पहचान हिंदू नाम पर होती है। उसकी पहचान हिंदू सांप्रदायिकता नहीं, हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है। बैठ जाइए आप। हिंदुत्व को बदनाम करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। इन लोगों ने सांप्रदायिक आधार पर 1947 में देश को बांटा है। कमाई के साधन ज्यादा ढूंढो। और दूसरा, अध्यात्म में मंत्र बल का जो आप सहयोग चाहते हैं, कृपा चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं कि फलीभूत हो, बिजनेस चलने लगे, दौड़ होने लगे, उसके लिए बागेश्वर धाम की आप अर्जी लगाओ। और एक प्रयोग है, अपनी घर की पूर्व दिशा की दीवार में श्री लिखकर उसके ऊपर बिंदी रखकर और कपड़े से उसको ढक दीजिए, चिपका दीजिए। रोज उसका पूजन करिए और रोज एक माला श्रीम 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 इस मंत्र की कीजिए। और जो चावल से पूजन करिए उस चावल को पीले कपड़े में रखते जाइए और वो चावल तिजोरी में रख दीजिए। उसके प्रभाव से बिजनेस चलने लगेगा, वह समधन रुकने लगेगा, वह कर्ज मुक्त होने लगोगे। और सबके मुख पर रखी है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं जानते हैं, इसकी ताकत नहीं जानते हैं। चौपाई तो ये आप सब गाते हैं पर इनकी ताकत नहीं जानते हो। इस ताकत में बहुत, इस चौपाई में बहुत ताकत है। चौपाई है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कहने से हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हे हनुमान जी, ऐसा कौन सा काम है जो आप सफल ना कर पाओ। और फिर अपना कार्य हनुमान जी के चरणों में रख देना। हम वचन दे करके कहते हैं, कहीं पर भी असफल नहीं होगे, नहीं होगे, नहीं होगे। ये आशीर्वाद बन जाती। वो सुन लो, पीपल का एक पत्ता प्रतिदिन लें, गंगाजल से उसे धोएं, केसर और चंदन से उस पर राम लिखें। केसर और चंदन से राम लिखें। 11 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में उस पत्ता को रखें और प्रतिदिन 11-11 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ें। एक ही मंदिर पर रखें, एक ही बालाजी के पास रखें। पत्ता को लेकर 11वें दिन का जो पत्ता होगा उसमें फिर वही गंगाजल से धोएं। प्रत्येक दिन का पत्ता मंदिर में चढ़ाते रहना है। 11वें दिन आपको पत्ता को लेना, उस पर राम लिखना, सीताराम लिखना या राम लिखना, या ओम श्री सीतारामाय नमः या ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र को लिखना केसर चंदन से। इसके बाद उस पत्ता को मंदिर ले जाकर 11 पाठ पुनः हनुमान चालीसा के करना और उन्हीं हनुमान जी महाराज के चरणों का सिंदूर 3 बिंदी उस पत्ते में लगाकर और 11 परिक्रमा करके उस पत्ता को 11वें दिन के पत्ता को, जो 11वें दिन का पत्ता होगा, उस पत्ता को अपने पर्स में रख लेना। कभी भी विफल नहीं होगे, असफल नहीं हो। एक घड़ी गरीब के घर में, एक घड़ी अमीर के घर में किसी फंक्शन में पहुंच पाओ ना पहुंच पाओ, पर उसके घर में जरूर जाना जिसका कोई ना हो। पुस्तक रखो, सरस्वती माता को प्रणाम करो और मोर का पंख अपने मस्तक में लगाओ। मोर का पंख मस्तक में लगा के 2 मिनट जोर जोर से बढ़िया ताली बजाते हुए कीर्तन गाओ और फिर प्रणाम करके पढ़ने बैठ जाओ। याददाश्त भी बढ़ेगी, मन भी शांत रहेगा, चित्त भी नहीं भटकेगा और याद भी हो जाएगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ने के पहले 8 अकौआ पत्तों पर सीताराम सीताराम लिख करके और आप हनुमान जी महाराज के चरणों में रख देना।
शत्रु का नाम लेकर के वो लौट करके जिंदगी भर तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। हमें ये भी पता है आहार भोजन मानवों के लिए नहीं है, गंदा भोजन राक्षसों का है। पशुओं की बलि देकर के पशुओं का आहार राक्षसों का है। अरे हम आपसे ही पूछते हैं, आपकी कोई उंगली काटे तो भाई साहब तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा? एक उंगलिया काट दें, ऊपर से नॉन मिर्चा डाल दें, कटी भई उंगलिया पे, हा बिच्छू जैसो डांस करो। जिस प्रकार आपको लगने पर पीड़ा होती है, उसी प्रकार जीवों को भी बड़ी पीड़ा होती है। और जो मनुष्य जीवों को मार करके खाता है, उसे दूसरे जन्म में जीव बनना पड़ता। और जिस जीव को मार करके खाता है, वह जीव दूसरे जन्म में मानव बनता। अब वो अपना बदला तुम्हें काट करके लेकर के चुकाता है। जितने भी लोग के घर से कभी लक्ष्मी खत्म नहीं होगी, और जिसने 4 बुराइयां जीवन में स्वीकार कर ली, उसके घर पर कभी लक्ष्मी नहीं टिकेगी। जो माता रात का आटा गुथा हुआ सुबह भोजन बना करके पवाती, उस घर में दोष है। दूसरा, जो माता बिना स्नान किए हुए रसोई घर में प्रवेश करती, उस घर में दोष है। तीसरा, जो माता खुले बालों में प्रसाद बनाती, केस खुले हुए और भोजन बनाती, उस घर में दोष लगता। चौथा, जो माता अपवित्र दिनों में भी रसोई बनाती, वह पादुका पहन कर जाती, उस घर में दोष लगता। उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। जिसने 4 चीजों में गांठ बांध न देहरी पर बैठना चाहिए। ध्यान दे दे, घर में अगर आप चिर स्थायी काल तक लक्ष्मी को रखना चाहते हैं, घर में अगर लक्ष्मी का वास नहीं करवाना चाहते हैं, तो ये बात गांठ बांध ले। अगर आपके घर में लड़ाई होती है तो ये कारण हो सकता है। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता तो ये कारण हो सकता। क्या आप अपने घर में संध्या काल को या तो झाड़ू लगाते होगे, या संध्या काल में भोजन करते होगे, या संध्या काल में भोग मैथुन्य कर्म करते होगे, अथवा संध्या काल में आप देहरी पर बैठ करके रो रहे हो। 4 काम वर्जित है। दरवाजे की देहरी पर संध्या काल में मत बैठो। संध्या के समय ना भोजन। इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, आप हमसे डायरेक्ट बात कर पाएंगे। 313209। इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, आप हमसे डायरेक्ट बात कर पाएंगे। 9630313209। इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, आप हमसे। हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करें और बालाजी का स्मरण करते हुए बालाजी की तरफ छोड़ दें। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करें एंटी क्लॉक में, और इसे भी बागेश्वर बालाजी की तरफ छोड़ दें। ऐसा करने से आपके शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो सने सने धीरे धीरे कम हो जाती है। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु। तो मंत्र बता देते हैं। भभूति हाथ में लेना, बोलना ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। फिर से मंत्र सुनो। किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत इमरजेंसी है, तब इस मंत्र का प्रयोग करना भभूति लेकर। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। अगर किसी को सवारी आ रही है, प्रेत की सवारी भाव खेल रहे हो, आजा आजा, आप चाहे जहां बैठे रहो, बालाजी को लीला करनी होगी, तुरंत तत्क्षण बुला दी करके अर्जी लगा दी जाएगी। कहां से हो? सहारनपुर से है सर। कहां पड़ता है? सहारनपुर यूपी।
अच्छा यूपी। ब्रेन दिक्कत के कारण शून्यपन बना है, ऑपरेशन हुआ, घर में मुसलमानी चौकी रखी गई है, एक अंग पूरा शून्य है, काम सफल नहीं होता, दवा काम नहीं कर रही है, वाणी हकलाती है, बोलते तो हैं पर हकलाती है। मुसलमान क्रिया का प्रयोग करवाया गया है 2016 में, वो तुम्हें भी पता है। मुसलमानी क्रिया का कटधाम से जाएगा आशीर्वाद। एक माइंड का बल होना है, तुम्हें असफलता नहीं चाहिए, तुम्हें पास होना है, तो सबसे पहले तो प्रातः काल उठना शुरू करो, माता पिता को प्रणाम करना शुरू करो और फिर पढ़ाई पढ़ना शुरू करो। तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता। क्या और तुम्हें अगर विद्या प्राप्त करनी है कंपटीशन में से, कब तक? जब तक आपके जीवन में जो आपने क्वेश्चन किया उसकी कृपा ना हो जाए तब तक। आप कहोगे कि वो तो 4-5 साल बाद होगा, तो फिर एक काम करना, मांस मंद्रा की छूट नहीं है, कन्या भोज करा देना, लहसुन प्याज की छूट है। दरबार का नियम है लहसुन प्याज बंद रखना। हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं रिजल्ट के बारे में ना सोचूं। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। मैं एग्जाम खत्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है। तो फाइनली थोड़ा करेज जुटा के गए। मेरा पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है। उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया, बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं की होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, तो आगे खेलो। पापा के पास कैसे जाए, मम्मी को तो पटा लिया, बट पापा के पास कैसे जाके बताएं कि कि एग्जाम है, बट उसके पहले मुझे मैचेस खेलना है और एग्जाम खत्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है। आना हो, वो अभी भी ड्यू चेक कर रहे हैं आई नहीं आई, क्योंकि अगले मैच में क्या होगा वो भी अभी सोच रहा है भाई। जहां सबकी सोच खत्म होती है एमएसडी की, वहां से शुरू होती है। एक और मुकाबला जीत लिया है, एक बार फिर गेंदबाजों का अच्छे से इस्तेमाल किया है। हेडन मार्करम और सनराइजर्स ईस्टर्न केप को जितवाने के बाद इस टीम के खिलाड़ी हैं और ये कमाल के कप्तान है। जिस प्रकार से इस प्रांगण में सब जन जुटे हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, आपसे मिलने का परिचय करने का अवसर दे रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं और हम आपको कोई भाषण देने भी नहीं आए, आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं और आपका कोई काम भी नहीं करते। हम रास्ते में चल रहे हैं तो लोग अपनी अलग अलग समस्या लेकर आते हैं,
लेकिन मैं किसी का काम नहीं करता, क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति का काम कर भी दें उससे उसका जीवन नहीं सुधरेगा। अगर एक आदमी का जीवन का ठेका ले भी ले उससे भी पूरे बिहार के लोगों का जीवन नहीं सुधरेगा। पदयात्रा का लक्ष्य आपका नली गली बनवाना नहीं है। पदयात्रा का लक्ष्य आपको राशन कार्ड दिलवाना नहीं है। हम ये संकल्प लेकर चले हैं कि कस्बा देहात पैदल चल के जाएंगे। तो हम पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज को, जिस राज्य के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, कम से कम एक बार जाकर अपनी आंख से देखें कि आपके और आपके बच्चों की दशा क्या है। ये देखने चले और आपको बताने भी चले हैं कि आखिर आप जिस गरीबी और परेशानी में पड़े हुए हैं इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। यहाँ पर जितने लोग बिहार में हम लोग रहते हैं, सब आदमी ज्यादातर अपना समय इसी में बिताता है कि सरकार ने क्या नहीं किया और क्या हम लोग की। ये सवर्णों का मंच यात्रा पूरा जो है, ये किसी समाज के एक वर्ग के लिए अभियान नहीं है। ये दलितों का मंच नहीं है, ये अति पिछड़ों का मंच नहीं है, ये सवर्णों का मंच नहीं है, ये किसी जाति विशेष का मंच नहीं है। ये बिहार के सर्व समाज का मंच है, आपका हमारा सबका मंच है। इसमें आपको किसी के पीछे नहीं चलना है। जो चलेगा वो बराबरी में ही चलेगा। मोदी जी ने बिहार के विकास पर अगर एक बैठक किया है, इसका प्रमाण आप हमको दिखा दीजिए और हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार। इस आदमी ने 9 वर्ष में बिहार के विकास के लिए एक बैठक तक नहीं किया और आप और हम उछल कमल पर वोट दे रहे हैं। तो आप और हमारे लड़के अगर मजदूर नहीं बनेंगे तो कौन मजदूर बनेगा? गलती मोदी जी की नहीं है, गलती हमारी आपकी है। इसलिए खड़े होइए, संकल्प लीजिए कि गलत वोट नहीं देंगे, अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, तभी ये सुधरेगा। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से ये पढ़ाई चाहिए। वोट किस चीज पर पढ़ना चाहिए? पढ़ाई पर और रोजगार पर। एक बार हमारी बात मानिए, ये दलों के दलदल से बाहर निकलिए। नेता को देखकर, विचारधारा दल का झंडा देखकर वोट मत दीजिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके बच्चों के प्रति आपकी ये जिम्मेवारी है। आपने अपने बच्चों को मजदूर बनाने के लिए नहीं पैदा किया है, उनको पढ़ाने के लिए पैदा किया है, उसको अफसर बनाने के लिए पैदा किया है। तो खड़े होइए, संकल्प लीजिए कि आधा पेट खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसी सरकार, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे यहाँ बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो, सबके लिए रोजगार की व्यवस्था हो। आपको 5 किलो अनाज चाहिए। हम जानने वाले हैं परमाणु के बारे में। परमाणु क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, जो इनके उप परमाणु है यानी कण है, यह तीनों किससे बने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और इन तीनों के जनक कौन हैं, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं परमाणु के बारे में। तो परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि परमाणु जो होते हैं वह यानी परमाणुओं से पदार्थ का बनता है, का निर्माण होता है। यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होता है जो 3 उप परमाणु कणों से मिलकर बनी होती है। प्रोटॉन, जिसका संकेत P होता है और यह धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन, जो उदासीन होता है और जिसका संकेत न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, जो ऋण आवेशित होता है, जिसका संकेत E होता है। अब हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं
परमाणु के बारे में। तो परमाणु के बारे में जानने से पहले अब यानी ये तो इसके बारे में बता चुका थे, सबसे पहले बता चुके थे डाल्टन, और डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, लेकिन बाद में इसको 3 उपकणों में जो है खोजा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। जो इनकी कमियां, जॉन डाल्टन के जो खोज की कमियां थी वह यही थी कि इसने बताया था कि परमाणु को विभाजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब खोज हुआ तो इसमें यह देखा गया कि परमाणु को 3 भागों में बांटा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसके बारे में हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई इसके बारे में हम जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जो कैथोड किरणों के सहायता से जे थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने कैथोड की किरणों की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में बताया। अब इलेक्ट्रॉन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश उपस्थित होते हैं वह -1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है वह 9.1 × 10⁻31 kg होता है। तो यह तो हम जाने इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब हम जानने का प्रयास करते हैं प्रोटॉन के बारे में। इसकी खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज जो कैसे हुई, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो इसकी खोज जो है ई गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, जो एनोड किरणों या कैनाल किरणों के प्रयोग द्वारा परमाणु में धन आवेशित कण यानी प्रोटॉन की खोज की गई। इसके लिए प्रमुख तत्व जो है ये प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.673 × 10⁻⁻27 kg होता है। अब हम चलिए न्यूट्रॉन की खोज के बारे में जानेंगे। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था, जो हल्के तत्वों जैसे लिथियम, बोरान इत्यादि के कणों के साथ भिड़ंत कराई, जिसके कारणवश एक नए कण जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था तथा वे आवेश रहित थे की उत्पत्ति सिद्ध की, और इन कणों को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम है, इसलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों की योग के बराबर होता है। और परमाणु मॉडल हम जानेंगे। उप परमाणु कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बाद ही परमाणु के विभिन्न मॉडल दिए गए। उनमें से कुछ परमाणु मॉडल इस तरह से है। अब कौन कौन परमाणु मॉडल है अब जान लीजिए। थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसके बाद से दिए थे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तब जो है बोर का परमाणु मॉडल। तो इन तीनों के बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल जानेंगे। ये थॉमसन ने इस मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए कटा तरबूजा लिया, यानी थॉमसन के इस परमाणु मॉडल को काटा तरबूजा मॉडल भी कहा जाता है। थॉमसन ने इस मॉडल में परमाणु में धन आवेश
के खाने वाले जो लाल भाग होता है, जिसे हम जो तरबूजा खाते हैं उसमें जो लाल भाग होता है जिसको हम लोग खा लेते हैं, वह जो बिखरा हुआ होता है वह धन आवेशित होता है, यानी प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तरबूज के बीज के भांति धंसे होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें धंसा हुआ भाग होता है। यह बताए थे किसने? थॉमसन ने। और हालांकि इस मॉडल ने परमाणु मॉडल के आवेश रहित अभिलक्षण की विवेचना की, पर कुछ वैज्ञानिकों को यह मॉडल समझ नहीं आया, इसलिए इस मॉडल को नकार दिया गया। तब आया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में तेज से चल रहे अल्फा किरण, हीलियम नाभिक, कणों को सोने के पन्नी से जो है टक्कर कराई। जब इन्होंने टक्कर कराया तो इसका जो परिणाम निकला वह निकला ज़्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए, यानी कुछ अल्फा कण निम्न कोणों से मुड़े और प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। इससे जो निष्कर्ष निकला, रदरफोर्ड के जो प्रयोग से निष्कर्ष निकला वह इस प्रकार से था। अपने प्रयोग के परिणाम के आधार पर रदरफोर्ड के निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना मुड़े सोने के पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा तथ्य इन्होंने दिया कि परमाणु के बीच एक धन आवेशित गोला जिसे नाभिक कहा जाता है, क्योंकि 12,000 में से एक अल्फा कण वापस आ गया। अगला तथ्य इन्होंने जो दिया था वह ऐसे था कि ज़्यादातर कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, यानी कुछ ही कणों में झुकाव आ गया। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु के भीतर ज़्यादातर भाग खाली है और नाभिक इस खाली भाग के बहुत छोटे से भाग में मौजूद होता है। उन्होंने बताया नाभिक का आयतन 10 के पावर माइनस 5 गुणा परमाणु के आयतन के बराबर होता है। ये परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। अब रदरफोर्ड की जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को भी हम जान लेते हैं। रदरफोर्ड ने जो विशेषताएं बताया वह इस प्रकार से था। उन्होंने इस विशेषता में बताया कि एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु की आकार की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया अब इसके अंदर हर एक मॉडल जो प्रस्तुत हुआ उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां थी। उसी तरह से जो है रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमियां निकली। वह कमियां इस प्रकार से थी। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, किंतु आवेशित होने के कारण ये जो कण है अपनी ऊर्जा को निरंतर खोते रहते हैं, जिसके कारण वे अंततः नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बनाते हैं। यह रदरफोर्ड मॉडल परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी जिसे रदरफोर्ड समझा नहीं पाए थे, और रदरफोर्ड इसको समझा नहीं पाए, यही कमियां इनकी प्रमुख है। अब बोर का परमाणु मॉडल, जिनका पूरा नाम है नील बोर्स ने रदरफोर्ड की मॉडल की कमी का निवारण बोर के परमाणु मॉडल से हुआ। नील बोर्स ने 1912 में परमाणु के बारे में अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित तथ्य दिए। जो कमियां रदरफोर्ड के थे उसी को इन्होंने पूरा किया।
यह अच्छा तरह से समझा पाए, इसीलिए यह मॉडल नील बोर्स के मॉडल भी हुआ। नील बोर्स ने बताया था इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं। इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। तीसरा, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव इन इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में स्थानांतरण के कारण होता है। अब परमाणुओं की संख्या भी इसको जान लेते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या का मान उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। उन्होंने यह भी बताया कि परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का परिचायक होता है। इसके बदलाव किसी भी परमाणु के स्वरूप को बदल देता है। परमाणु संख्या Z द्वारा प्रदर्शित की जाती है। किसी भी अनावेशित जो परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब जानेंगे द्रव्यमान संख्या के बारे में। यह द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देती है। द्रव्यमान संख्या को ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम जानेंगे संयोजकता के बारे में। संयोजकता क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। बोर-बारी के नियम के अनुसार हमें यह जो ज्ञात होता है कि किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में कौनो परमाणु है ओकरा अंतिम कोश में जो होता है 8 गो इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे अष्टक का न्यूलैंड ने अष्टक का नियम बताया था, वही आधार लिया गया था होता है। और उन्होंने यह भी बताया कि हर तत्व अपने जो बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने में से मुक्त या अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन को जो है ग्रहण करते हैं। उन्होंने ये भी बताया 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कोश में रखने हेतु जो इलेक्ट्रॉन कोई तत्व लेता या देता है, इलेक्ट्रॉन की इस संख्या को लेने देने में उपयोग होती है, उसे संयोजकता हम कहते हैं। अब हम जानेंगे समस्थानिक के बारे में। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या बराबर हो पर द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, ऐसे परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अब इसके बारे में भी हम जानेंगे। समस्थानिक का उपयोग यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन के तौर पर किया जाता है। दूसरा इन्होंने उपयोग बताया कि कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग गेगा के उपचार में किया जाता है। C14 यानी कार्बन 14 का उपयोग यानी कार्बन डेटिंग में किया जाता है। अब हम जानेंगे संभारिक के बारे में। संभारिक अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं एक जैसी हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो, संभारिक कहे जाते हैं। अब यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। अगले स्टेप को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जीव विज्ञान के अध्ययन हम अब करने जा रहे हैं। जीव विज्ञान के अध्ययन करने से पहले हम उसका डिफिनीशन जान लेते हैं। यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। तो कहा जाता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा है, जिसमें सजीवों की संरचना, कार्य की वृद्धि, विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती है। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती है। एक होता है
वनस्पति जगत जिसको अंग्रेजी में बॉटनी कहा जाता है, और एक होता है जंतु जगत जिसको अंग्रेजी में जूलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले बॉटनी के बारे में, यानी वनस्पति विज्ञान के बारे में। इसमें कहा जाता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वनस्पति जगत कहलाता है। वही आप अब जानेंगे। इसके जनक जो है, वनस्पति विज्ञान के जनक, ध्यान में रखेंगे थियोफ्रास्टस को जो है माना जाता है। उसी तरह से आप जानेंगे जंतु विज्ञान के बारे में। जंतु विज्ञान यानी अंग्रेजी में जूलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के जो जनक है, जो माई बाप है, वह अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को जो है जीव विज्ञान के जनक भी कहते हैं। लैमार्क ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। आपके मन में प्रश्न यह भी रहता है कि सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क ने किया था, लेकिन इसका जो जनक है वह अरस्तु है। अब जानेंगे जीव के बारे में, यानी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कहा जाता है जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना हुआ संगठन है जिसमें बाह्य एवं आंतरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, चेतना होती है और अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, वह जीव कहलाता है। आगे हम जानेंगे सजीवों के लक्षण के बारे में। हर एक का एक लक्षण होता है, उसी तरह से सजीवों का भी कुछ प्रमुख लक्षण हैं। पहली प्रमुख बातें तो यह है, सजीव वृद्धि करता है, यानी वृद्धि करता है। जीवों में भार एवं संख्या में वृद्धि होती है। यह वृद्धि जीवों में आंतरिक होती है। जीवों के भार एवं लंबाई में वृद्धि कोशिका विभाजन होता है। सजीव प्रजनन करते हैं, यानी अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं, जैसे खच्चर, मधुमक्खी, नपुंसक मानव आदि। यह अपने संतान को बनाए नहीं रख सकते। अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति जरूरी होता है। सजीव उपापचय क्रियाएं करते हैं, अर्थात सजीवों में हजारों उपापचय क्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण, पाचन, स्वांगीकरण आदि ये जीव अभिलक्षण होते हैं। अगले हम लक्षण इसका जानते हैं। सजीवों में उत्तेजना एवं चेतना पाई जाती है। जीवों में अपने आसपास के वातावरण या पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक उद्दीपनों पर प्रतिक्रिया करते हैं, अर्थात उत्तेजना एवं चेतना करते हैं। जीव जगत में मानव स्वचेतना रहता है, अर्थात अपने आप से अवगत कराता है। समझ लिए। आगे हम चलते हैं। जीवों का निश्चित आकार एवं आकृति होती है। जीवों में जैविक क्रियाएं होती है, श्वसन, उत्सर्जन, प्रकाश, संश्लेषण आदि क्रियाएं होती है। जीवों में विविधता, अनुकूलता, समन्वय, गति या जीवों संघर्ष आदि क्रियाएं होती है। जीवों की अंततः मृत्यु होती है, जो सत्य है। अगले स्टेप पर चलते। जय हिंद छात्रों, हम आज आप लोग पढ़ाने वाला है एक्सरसाइज 2.2 10वीं क्लास के लिए है, चाहे आप यूपी के हो और चाहे आप बिहार के हो, यानी दोनों में सिलेबस एक समान है। अतः आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। जहाँ पर नहीं आप लोगों को समझ में आएगा कमेंट कर लीजिएगा। तो हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यक कर रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की जांच करनी है। आपके पास एक नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या है दिया हुआ है। x² - 2x - 8 आपको गुणनखंड करना है। यहाँ पे आप देख लो, पहला पद से आखिरी पद में गुणा होता है। आप गुणा करो तो 8x²। अब ऐसा करिए कि गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2 आए। आप कर लो x² - 4x + 2x
-8। क्योंकि आप 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा, माइनस में चाहिए इसीलिए हमने क्या किया है, -4 पहले किया हुआ है। अब आप क्या करो, कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेंगे आप लोग। अब x -4 बचेगा प्लस इसमें, और इसमें छोटा अंक कौन है, उभयनिष्ठ के रूप में 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8। अब आप देखो x +2 जो बाहर निकला रहता है ना, उसको हम एक साथ करते हैं। जैसे यह बाहर था, इसको हमने एक साथ हमने कर दिया, तो x -4। अब आप देखो हर एक गुणनखंड 0 के बराबर होता है। ये आपका प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये आपका माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। अतः 0 के बराबर -2, 4। ये तो आंसर हो गया। लेकिन इसमें एक और बात कर रहा है कि इसके संबंधों को जांच करिए। संबंधों को जो है जांच करने के लिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब जांच कर रहे हैं संबंध की, संबंधों की जांच लिखोगे, संबंधों की जांच, संबंधों की जांच। शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं और इसको c मानते हैं, a b c। तो हमको b और a से मतलब, b के जगह पर -2 है, आप लिख लो, या माइनस तो आपका पहले से ही है, और -2 और a का मान 1, माइनस कैंसिल, 2 एकम 2। अब अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आप देख लो यहाँ पे, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा c/a। पहला a होता है, दूसरा b होता है, तीसरा c होता है। तो c की जगह पर आप देख लीजिए -8 है, तो -8, चूंकि इस पर कोई चिन्ह नहीं, केवल आपका क्या प्लस रूप में स्पष्ट है, एक मानिए कहते 1। आप क्या करो, यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखोगे, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान लीजिए आपने ले लिया -2 और बीटा का मान आपने ले लिया 4, 4 दूनी, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा +4। अब घटाओगे तो क्या है, -2 आएगा, आपका +2 हो जाएगा, इधर भी +2, दोनों बगल एक समान आ गया। या तो आपने देख लिया, और अल्फा इंटू बीटा, तो -2 गुणे 4, 4 दूनी 8, यह भी आपका क्या हो जाएगा, -8। जब दोनों बगल एक समान आ जा रहा है, चाहे आप योगफल निकाल रहे हो और चाहे आप गुणनफल निकाल रहे हो, दोनों में एक समान आ रहा है, तो संबंधों की जांच हो जा रही है। अतः ध्यान रखेंगे, इसमें भी LHS टू RHS है और इसमें भी LHS टू RHS है, तो लिखेंगे जांच हुआ। ठीक है, यह आप लोगों ने समझा। अगला प्रश्न देख लीजिए। दो नंबर आपका प्रश्न जो है इस प्रकार से है, 4s² - 4s + 1। अभी हम बता रहे थे क्या होता है, पहले पद से आखिरी पद में गुणा होता है, तो 4 एकम 4। वैसे हम करिए कि गुणा करने पर देखिए जो पहला पद होता है यह कभी नहीं बदलता है, और आखिरी पद जैसे है वैसे ही रह जाता है। लेकिन हम जो गुणा करके उसको क्या गुप्त रखते हैं, क्योंकि क्या का बीच वाले अंक को उसी के आधारित हमको क्या करना, गुणनखंड करना होता है। तो 2 दूनी 4, 2s और 2s आप क्या कर ले सकते हो, आप देख लो, दो अंकों का जोड़ा लगाओ, जो छोटा अंक होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, 2s और 2 एकम 2, -1 कॉमन ले लीजिए, तो अच्छा है, एक कॉमन ले लीजिए, ठीक रहेगा, 2s उसको +-1, तो 2s - 1 और 2s - 1, तो यह माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2s = 1 और 2s = 1। अब s और 2 के बीच में गुणा है, इधर गुणा में इधर आएगा तो भेजेगा तो भाग में हो जाएगा, 1/2, s = 1/2। अतः शून्यक जो है 1/2 और 1/2। अब संबंधों की जांच करोगे आप लोग, संबंधों की जांच यानी शून्यकों के संबंधों की जांच करनी है हमें।
तो यहां आपने देखा अल्फा का मान आप ले सकते 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा, एक आप इसको निकालोगे माइनस बी बाई ए, और एक आपका रहेगा अल्फा इंटू बीटा। पहले अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं। हम अल्फा की जगह पे 1/2, बीटा की जगह पर भी 1/2 हो जाएगा, माइनस, और जहां पे बी है उसके जगह पर 4 है। क्या है? 4 है। और ए की जगह पर भी 4 है। इस पे माइनस है, माइनस आप लिखोगे, और यह माइनस आपके सूत्र का है। देखो एलसीएम निकालो, 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर माइनस माइनस कैंसिल, 4/4, 1 और 1 2/2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 4 एकम 4 यानी 1 हो गया, 2 एकम 2। यहां पे आप देख लीजिए दोनों बगल LHS भी 1 है और RHS भी 1 है। इसी तरह से आप निकालोगे अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा यानी C बाई ए। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, और C का मान जो है 1, C का मान 1 और A का मान 4। 1 एकम 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। यानी दोनों बगल एक समान आ रहा है, तो यह जांच हो जा रहा है, यानी सिद्ध हुआ, जांच हुआ या सिद्ध हुआ। ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। यह इस प्रकार से है। देख लीजिए, दिया हुआ है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है। अब देखो यहां पे पहले इसको अवरोही क्रम में से जाओ। ठीक है। अवरोही क्रम में से इसका घात अधिक है, इसको पहले लिखा है, इससे इसका घात कम है, इसको लिखा, इसका घात कम है, इसको लिखा, इसका घात 2, इसका घात 1 और इसका घात क्या हो 0 हो गया। और वही क्रम में हमने इसको सजा लिया। अभी हम बता रहे थे आप लोगों को कि पहले पद से आखिरी पद में गुणा होता है। आप गुणा कर लो यहाँ पे, 6 3 18। अब ऐसा भी करो कि गुणा करने पर 18 आए और घटाने पर 7 आए, तो 9 दूनी 18 माइनस 3। आप कॉमन ले लो 3x को, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, प्लस 1 कॉमन ले लो 2x माइनस 3। ठीक है। आपके पास जो बचा है 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। ठीक है। या प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3x माइनस 1, और यह आपका, और यह क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। या जब माइनस में तो आपका प्लस में हो जाएगा, गुणा में तो भाग में हो जाएगा। ओके, क्लियर है आप लोग? अब देखिए x बराबर 3/2, अतः शून्य के बराबर माइनस 1/3 और 3/2, ये आंसर हो जाएगा। जांच कर सकते हैं जैसे हमने इसके पहले जांच किया था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है 4u² प्लस 8u। इसमें आसानी से कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, 4u कॉमन ले लो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अभी हम बता रहे थे कि हर एक गुणनखंड 0 के बराबर होता है, तो 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0। ठीक है। गुणा में आएगा तो भाग में हो जाएगा, 0/4। ये आपका प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा और एक -2 हो जाएगा। अतः शून्य के बराबर 0 का -2, यह आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार से है, देख लीजिए। t² -15। अब यहां पे इसको आसान कर लो, क्योंकि अब स्क्वायर अगर मान लीजिए इसको हम अंडर रूट में डाल देते हैं और तब स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट आपका हट जाएगा, आसानी से हट जाएगा, इसके रूप में आ जाएगा, तो हम इसके रूप में आसानी से आपका लिख सकते हैं। अब देखिए, चूंकि आप जानते हो चूंकि a² - b² बराबर a + b और a -
बी होता है। ठीक है, अब इसी को एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में लिखो। ठीक है, अब लिखो t प्लस √15 और t माइनस √15। जो प्लस में है वो आपका माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो आपका प्लस में हो जाएगा। अतः शून्य के बराबर -√15 और प्लस √15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतारते रहिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं हम। जो इस प्रकार से है, 6 नंबर है 3s² माइनस x माइनस 4। ठीक है, अभी बता रहे थे पहले पद से और आखिरी पद में गुणा हो जाएगा। 3 चौका 12। देखिए जो पहला पद है सेम रहता है और आखिरी पद भी सेम रहता है, जो परिवर्तन होता है क्या, तो बीच वाले पद में होता है। अभी हमने गुणा कराया तो 12 आया, 12 लिखेंगे नहीं हम, केवल हम जो गुणा कराएंगे इसकी प्रक्रिया जो बीच वाले में होती है। वैसा करिए कि गुणा करने पर 12 है और घटाने पर x है, तो ले लीजिए 4 × 12। ओके, अब x का मान ले लो आप लोग, तो 3x माइनस 4 प्लस 1 का मान ले लो 3x माइनस 4। ओके, तो x प्लस 1 और 3x माइनस 4, जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यह भी आपका जो है ये आपका माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर -1, यह आपका गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 4/3। अतः शून्य के बराबर -1 और 4/3 जांच कर सकते हैं आप लोग। चलिए हम अगले प्रश्नों पर चलते हैं। 2 नंबर में कह रहा है, 2 नंबर में ध्यान रखेंगे आप लोग, 2 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित का द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्य क्रमशः दिया हो। शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4। क्या दिया है, 1/4। और शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। केवल हमको निकालना है द्विघात बहुपद। आसानी से सूत्र लगाइए, तब द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x², देखिए आप लोग द्विघात बहुपद निकाल रहे हो तो x² आपके सूत्र का है अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1, जो है उसी मान को हमें रख देना है। x² माइनस x/4, ये आपका प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप गुणा कर दो इससे, 4x² और यह x का x रहेगा। चूंकि चोर अपने घर में चोरी नहीं करता है, दूसरे के घर में चोरी करता है, तो 4 मान लीजिए चोर है तो ये अपना घर छोड़ देगा, दूसरे के घरों में चोरी करेगा। अब देखो, अब 4 एकम 4 बराबर 0, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए और इसके बाद से आप देख लीजिए 2 नंबर इसी तरह से हल होगा, वो भी आप लोग को हल करा दे रहे हैं हम, यानी इन सब में सूत्र एक ही लगेगा। अब देखिए फिर शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा इंटू बीटा 1/4। आपको क्या करना, डायरेक्ट लिख देना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है और आपके सूत्र में x है तो x आप लिखोगे, प्लस अल्फा प्लस बीटा 1/4, x² माइनस √2x प्लस 1/4। अब गुणा कराओ, 4x² माइनस 4√2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और 3 नंबर देख लीजिए, क्योंकि शून्यकों का योग आपका दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल √5 है। द्विघात बहुपद आपको निकालना है तो x² आपके सूत्र में ही है, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, 0 आप लिखिए, गुणा x है तो x आप लिखिए, प्लस
अब अंडर रूट 5 है तो 5 आप लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 0 में गुणा करें 0 आ जाएगा, अंडर रूट 5 है तो 5। अब 0 का कोई अस्तित्व नहीं रहा तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5, ये आपका आंसर हो गया। अब देख लीजिए 4 नंबर, अल्फा प्लस बीटा का भी मान 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1 ही दिया है, तब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इस एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट आपका प्रश्न है, दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। एक्स स्क्वायर तो आपके सूत्र का ही है, अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 और एक्स तो आपके सूत्र का ही है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1/4 है। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x/4, एक्स में एक से गुणा हुआ एक्स ही आएगा प्लस 4। अभी हम आप लोग बता रहे थे कि कोई भी अगर व्यक्ति होता है वो अपने घरवा छोड़ करके ही जो है क्या करता है, मान लीजिए चोर है तो वो अपने घरवा में चोरी थोड़े करेगा, दूसरे घर में करेगा। तो 4 मान लीजिए चोर है, इसमें गुणा हो गया तो x प्लस 1, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये अपना छोड़ करके दूसरे के घर में चोरी करेगा। अब आप अगला प्रश्न देखिए, चार अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, तब आपको द्विघात बहुपद ही निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 गुणे एक्स आपके सूत्र का है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे, और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद छात्रों। तो आज आप लोगों को अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आप लोगों का प्रश्न इस प्रकार से है, देख लेंगे। दिया है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में जो आप लोग का वित्तीय वर्ष है वह 1 अप्रैल से यानी 31 मार्च से 1 अप्रैल तक या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यह आपका रहता है वित्तीय वर्ष। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर हर एक व्यक्ति की जो आय है वह अधिक है। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। कह रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार के पटना एक ऐसा जिला है जहां के हर एक व्यक्ति का आय अधिक है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। तो 1868 ईस्वी में लगाया था। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा आयकर। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 25,494। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में
गरीबी में गुजर रही है। यानी 41.4% जो है अभी बिहार की जनता जो है गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही है। अगला प्रश्न है, कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसको क्या कहते हैं? तो कार्यों के बदले में जो आपको पारिश्रमिक मिलता है वह आपका होता है आय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर में सबसे जो है कम प्रति व्यक्ति आय है। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर है 4.2%। Y=C+I फार्मूले को बताया। किसने बताया था? प्रोफेसर कैन्स ने। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है तो कृषि। वर्ष 2005-2006 में निम्नलिखित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? तो महाराष्ट्र की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी है? तो फ्रीसर ने दी है। राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है मौद्रिक उत्पादन। निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 25,494। राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय। बिहार में सर्वाधिक योगदान होता है सेवा क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय जाना जाता है आय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, व्यवसाय गणना विधि। यानी ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा। जय हिंद। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। अगला अध्याय अर्थशास्त्र को हम अगले दिन लेकर आएंगे। उस समय के लिए धन्यवाद। कि भैया यहाँ समंदर नहीं है। समंदर भैया पंजाब में भी नहीं है, समंदर तेलंगाना में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, तो वहाँ कैसे फैक्ट्री लग रहा है? फैक्ट्री बिहार में इसलिए नहीं लगता है, इसको बड़े स्तर पर समझिए, क्योंकि आप पूरे भारत में लेबर के मजदूर के सबसे चीप सप्लायर है। 12,000 रुपया में 14,000 रुपया में 1 करोड़ मजदूर पूरे देश में फैक्ट्री चलाने के लिए, खेत काटने के लिए कहां से आएगा? अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगा तो 1 करोड़ मजदूर अयन कहां से? कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं, या जिनको विशेष दर्जा मिला हुआ है वहां पर लोग लगाते हैं। हम लोगों के यहाँ लोग ला करके नहीं, हम लोगों ने बहुत कोशिश की। आखिर बिहार में उद्योग क्यों नहीं लगता है? करने से हम लोगों को मतलब है, अपनी इच्छा क्या है? अब हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? तो मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, तब विपक्ष के नेता रहे, और क्या चाहिए हमको? लेकिन जो इन्होंने मौका दिया हमको, उस पे इनके
डिसीजन को भी हमको खड़ा उतरना है कि जो इन्होंने निर्णय लिया वो सही लिया, इनके लिए हम लड़ रहे हैं। कोई इधर उधर से बातचीत करता है, गलत बात ना किया करे, तरह तरह की बातें होती हैं। कोई कुछ भी करेगा, जब हम इनके साथ खड़े हैं तो मजबूती के साथ खड़े हैं, कोई डगमगाने। तो आप लोगों ने सुना, ये दोनों हमारे राज्य के नेता लोग जो हैं, जो प्रमुख हैं, इन दोनों का आप लोगों ने बात सुना। अब देखिए इन लोगों के करना में। अब मान लीजिए इन लोग तो विकास करेंगे नहीं। एक महाशय कह रहे हैं कि बिहार में कोई कंपनी लगेगी नहीं। दूसरे महाशय कह रहे हैं कि इनके आदेश पर हम चलेंगे। तो एक महाशय तो विकास अपना दिखा चुके हैं, दूसरे महाशय अब अपने विकास दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि 216 कोड जो है वर्गीकृत हुआ है। यानी अब आप लोगों को ये नहीं देखना है कि विकास होगा कि नहीं होगा। अब आप लोगों को यह देखना है कि आप जो है कितने नंबर पर है। नंबर याद है, विकास हो गया। जातीय जनगणना इन नेताओं के लिए सबसे प्रमुख है और हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे नेताएं अभी भी पल रहे हैं। जय हिंद, जय वी। गोल गोल पानी, मम्मी मेरी रानी, पापा मेरे राजा, फल खाए ताजा, सोने का चिड़िया, चांदी का दरवाजा, उसमें आया मेरा भैया राजा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिनों को सड़ जाएगी। सन्ने दो भाई सन्ने दो, मुझे पढ़ाई करने दो, मास्टर मास्टर छुट्टी दो। मम्मी को बुखार, घोड़ा तैयार, घोड़ा का टंग टूटा, मलहम लगाओ, मलहम लगाओ, मलहम पर माथे तो चादर ओढ़ाओ, चादर को धोना फटा, दर्जी को बुलाओ, दर्जी का सुई टूटा, दर्जी का सुई टूटा, पुलिस को बुलाओ, पुलिस का पाठ पर तालियों में देखो सुनाई। अरे मेरा भैया बड़ी लड़ैया, करने चला शिकार, दाग दाग के गोली उसने मारी मक्खी चार। कर रहा था कि नहीं कर रहा था? मंगल ग्रह पे पहुंचने के लिए रिसर्च हो रहा था 1990 में। तो बिहार में चरवाहा विद्यालय खोला जा रहा था। क्या खोला जा रहा था? क्या खोला जा रहा था? चरवाहा विद्यालय। 1990 की बात। 1990 से ये 2023, 1990 से 2023, यानी लगभग 33 साल बाद फिर बिहार कहां है और देश कहां है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आज देश का सैटेलाइट मंगल ग्रह पे पहुंच गया। आज मिशन चंद्रयान 2 जो है वो रेडी हो गया है। हुआ है कि नहीं? डीआरडीओ में जो है नए नए रिसर्च हो रहे हैं। इसरो जो है नया नया रिसर्च कर रहा है पूरे देश का। और बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है। क्या हो रहा है? हम लोगों को बांटा जाएगा। जब इस देश के साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम चाहता हूं, 1990 से लेकर 2023 तक कौन कौन मुख्यमंत्री बने आप लोगों को पता है? लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जीतनराम मांझी, नीतीश कुमार, सारे जो है गरीब परिवार से आते हैं। कहते हैं सारे जो है गरीब परिवार से आते हैं। फिर गरीबों का हक किसने मार लिया? इस 33 साल में किसने मारा हक? लेकिन सच्चाई यह है कि हम लोगों को बताया जाता है कि स्वर्ण का हक ओबीसी ने मारा है, ओबीसी का हक एससी एसटी ने मारा है, एससी एसटी का हक स्वर्ण ने मारा है। लड़ो तुम आपस में, अपने आप में लड़ते रहो और तुम सब का हक जो है ना नेता मारे हैं। लालू प्रसाद यादव के घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो मुख
जाएगा, लेकिन आपके घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो मजदूर का दावेदार होगा। क्या चीज का? मजदूरी करेगा। 1990 से लेके 2023 तक आना चाहता हूं। 1990 से लेकर 2023 तक कौन कौन मुख्यमंत्री बने आप लोगों को पता है? लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जीतनराम मांझी, नीतीश कुमार, सारे जो है गरीब परिवार से आते हैं, कहते हैं सारे जो है गरीब परिवार से आते हैं। फिर गरीबों का हक किसने मार लिया? इस 33 साल में किसने मारा हक? लेकिन सच्चाई यह है कि हम लोगों को बताया जाता है कि स्वर्ण का हक ओबीसी ने मारा है, ओबीसी का हक एससी एसटी ने मारा है, एससी एसटी का हक स्वर्ण ने मारा है। लड़ो तुम आपस में, अपने आप में लड़ते रहो, और तुम सब का हक जो है ना नेता मारे हैं। लालू प्रसाद यादव के घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो वो मुख्यमंत्री का दावेदार बन जाएगा, लेकिन आपके घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो मजदूर का दावेदार होगा। क्या चीज का? मजदूरी करेगा। 1990 से लेके 2023 तक तो उनके शरीर में गोलियां सामने निकलती हैं सारी। जब उनके पोस्टमार्टम किए जाते हैं, हमारे देश के सैनिकों के जब पोस्टमार्टम किए जाते हैं तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं। पीठ पीछे किसी सैनिक के, हमारे देश के, कभी गोली नहीं निकली। वो सैनिक है, उन सैनिकों के त्याग, बलिदान, तपस्या की वजह से हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराता है। ये भाव है भारत माता। हमारे देश के सैनिक मनीष कश्यप जैसे के बाप पिता जब सीमा पर। क्षेत्रमिति की परिभाषा को आज हम जानेंगे और क्षेत्रमिति के जो सूत्र होते हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो एक जो है लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। क्षेत्रमिति क्या है? तो हम इसको जान लेते हैं। ज्यामितीय क्षेत्रमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जो मापन संबंधित क्रियाओं को पूर्ण करती है और मापन में भी विशेष रूप में यह ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल, आयतन, परिमिति, परिमाप के सूत्रों की निष्पत्ति एवं उनके प्रयोग से संबंध रखती है। यहाँ पे क्षेत्रमिति के कुछ प्रमुख घटकों के बारे में हम जानने वाले हैं। इससे क्षेत्रफल, आयतन, परिमिति, परिमाप यह जो होते हैं इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले परिमाप या परिधि। परिमाप या परिधि। तो क्षेत्रमिति में परिमाप या परिधि एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों से बनी आकृति के रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए बंद आकृति बनाती है और उस आकृति के चारों ओर की चक्कर ही परिमाप कहलाता है। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसी आकृति के सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग उस आकृति का परिमाप कहलाता है। क्षेत्रफल किसी समतल या वक्रतल के द्विआयामी आकृति के परिमाण को क्षेत्रफल कहा जाता है। जिस क्षेत्र के क्षेत्रफल ज्ञात की जाए वह क्षेत्र समांतर किसी बंद वक्र से घिरा होता है। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई में मापा जाता है। अब हम जान लेते हैं आयतन। आयतन में हम जाने कि आयतन जो होते हैं किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा घिरा गया स्थान आयतन कहलाता है। किसी पदार्थ द्वारा घिरे हुए स्थान को लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई में व्यक्त किया जाता है। आयतन को हमेशा घन इकाई में मापा जाता है। केवल त्रिविमीय आकृति के ही आयतन होते हैं, जैसे बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, छीनक, इसके ही आयतन होंगे। अब हम जानेंगे क्षेत्रमिति के कुछ सूत्र। जैसे अब देख लीजिए, सबसे पहले हम जानेंगे वर्ग के बारे में। तो वर्ग
की परिमाप 4 गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग की एक भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। वर्ग का विकर्ण बराबर 1 भुजा गुणे अंडर रूट 2, या लिख सकते हैं a गुणे अंडर रूट 2। वर्ग के विकर्ण बराबर अंडर रूट 2 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल। यह रहा वर्ग की। अब हम जानेंगे आयत का। आयत के परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का विकर्ण अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब चलिए हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल या 1/2 आधार या संगत भुजाई, आधार गुणे संगत भुजाई का संगत ऊंचाई। यहाँ पे अगर मान ली परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए बी सी डी, इसका परिमाप निकल जाएगा। लेकिन समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल ई जो है सभी रूपों में एक ही समान होगा। अब हम जानेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए विषम कोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल, अर्थात a बराबर d1 गुणे d2/2। समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुणे भुजा। समचतुर्भुज में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। अब जानेंगे चक्रीय चतुर्भुज का फॉर्मूला। यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज में कोण A और कोण C का योगफल 180 डिग्री होता है, कोण B प्लस कोण D का योगफल 180 डिग्री होता है। और यही अंडर रूट में जो हीरोन सूत्र हम लोग 9 में पढ़ते हैं वही इसका क्या क्षेत्रफल होता है। इसका परिमाप चारों भुजाओं को जो है जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, आपका परिमाप निकल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। बहुभुज का फार्मूला, इसमें 8 क्लास में पढ़ना है, क्योंकि फार्मूला सभी क्लास के लिए होता है। ये 8 क्लास में पढ़ना है, इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। कह रहे n भुजा वाले चतुर्भुज का अंतःकोणों का योग 2 × n-2 × 90 डिग्री। समचतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर n-2/2 × 180। n भुजा वाले बहुभुज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री। बहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग n-2 × 160। n भुजा वाले समबाहुभुज के अंतःकोण 2 × n-2 × 90 डिग्री बाई n। बहुभुज की परिमिति n × एक भुजा। देख लीजिए। अब नियमित षष्ठभुजा का क्षेत्रफल 6 गुणे 1/4 अंडर रूट 3 भुजा स्क्वायर। n भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्य कोण हो गए, इसमें बहिष्य कोण होना चाहिए 360/n। नियमित षटभुजा का क्षेत्रफल 3 अंडर रूट 3 गुणे 1/2 भुजा स्क्वायर। समषष्ठभुज की भुजा परिमित की त्रिज्या। नियमित षष्ठभुज की परिमिति 6 गुणे भुजा। n भुजा वाले नियमित षष्ठभुजा विकर्णों की संख्या n × n-3/2। अब चलेंगे वृत्त के फार्मूला में। वृत्त का क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर। वृत्त का व्यास 2r, वृत्त की परिधि 2 पाई r, वृत्त की परिधि पाई डी। जहाँ पे त्रिज्या ना हो, जहाँ पर व्यास हो, उस पर हम केवल का पाई डी लगा देते हैं। इसके वृत्त की त्रिज्या अंडर रूट वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा पाई, वृत्त के बलाई का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर में छोटका आर स्क्वायर, यानी बाहरी त्रिज्या माइनस बाहरी त्रिज्या का वर्ग माइनस आंतरिक त्रिज्या का वर्ग। अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब तिर्यखंड का क्षेत्रफल हम जानेंगे। तिर्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। संगत चाप की लंबाई θ/360 गुणे 2 पाई आर। तो तिर्यखंड की परिमिति 2r प्लस पाई आर θ/180। वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। वृत्तखंड की परिमिति l प्लस पाई आर θ/180 डिग्री, जहाँ पर l जो है जीवा की लंबाई होती है। अब घन का फॉर्मूला जान लेते हैं। घन का आयतन भुजा क्यू, घन का परिमाप 4a स्क्वायर, पार्श्व पृष्ठ का एक किनारा अंडर रूट पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बट्टा 4, घन का एक किनारा अंडर रूट आयतन, घन आयतन हो जाएगा घन का एक किनारा अंडर रूट संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टा 6, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन का विकर्ण अंडर रूट 3 गुणे भुजा। अब घनाभ का जान लेते हैं। घनाभ के आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, l गुणे b गुणे h। घनाभ के परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। घनाभ का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। घनाभ की ऊंचाई बराबर आयतन बट्टा लंबाई गुणे चौड़ाई। घनाभ की चौड़ाई बराबर आयतन बट्टा लंबाई गुणे ऊंचाई। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी। ढक्कन रहित टंकी का क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी प्लस एल बी। छत या फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब चलिए अब जानते हैं बेलन का। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की ऊंचाई आयतन बट्टा पाई आर स्क्वायर। लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या अंडर रूट आयतन बट्टा पाई एच। खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर बाय छोटका आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई बेलन का संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल बट्टा 2 पाई आर माइनस आर। लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब शंकु का सूत्र हम जान लेते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु की ऊंचाई अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। शंकु की आधार की त्रिज्या अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु के आधार के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब जानते हैं गोला के आयतन। अभी गोला का फॉर्मूला जान लेते हैं। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। गोलीय सेल का आयतन 4/3 पाई
इंटू बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू। गोलीय सेल के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 4/3 पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। घन के सबसे बड़े गोले का आयतन 1/6 भुजा क्यू। घन में सबसे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर। गोले में सबसे बड़े घन की एक भुजा 2r/√3। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। अब जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का सूत्र। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/4 भुजा गुणे भुजा। परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा। अब समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र जान लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a/4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब a/4b √4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। परिमाप बराबर 2a + b। अब इसके बाद विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी जिसको हीरोन का सूत्र कहते हैं, √s × s - a s - b s - c। दूसरे रूप में a बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अर्ध परिवृत्ति बराबर 1/2 पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा a + b + c। अब समकोण त्रिभुज का सूत्र जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2 + √2 भुजा √2 गुणे भुजा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण √2 गुणे भुजा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 भुजा स्क्वायर। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट करेंगे, और अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं रिजल्ट के बारे में ना सोचूं। मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। मैं एग्जाम खत्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है। तो फाइनली थोड़ा करेज जुटा के गए। मेरा पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है। उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया। बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं की होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, तो आगे क्या
पापा के पास कैसे जाए, मम्मी को तो पटा लिया, बट पापा के पास कैसे जाके बताएं कि कि एग्जाम है, बट उसके पहले मुझे मैचेस खेलना है और एग्जाम खत्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है। आना हो वो अभी भी ड्यू चेक कर रहे हैं, आई नहीं आई, क्योंकि अगले मैच में क्या होगा वो भी अभी सोच रहा है भाई। जहां सबकी सोच खत्म होती है एमएसडी की, वहां से शुरू होती है। एक और मुकाबला जीत लिया है, एक बार फिर गेंदबाजों का अच्छे से इस्तेमाल किया है। हेडन मार्करम और सनराइजर ईस्टर्न केप को जितवाने के बाद इस टीम के खिलाड़ी हैं और ये कमाल के कप्तान है। जिस प्रकार से क्षेत्रमिति की परिभाषा को आज हम जानेंगे और क्षेत्रमिति के जो सूत्र होते हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो एक जो है लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। क्षेत्रमिति क्या है, तो हम इसको जान लेते हैं। ज्यामितीय क्षेत्रमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जो मापन संबंधित क्रियाओं को पूर्ण करती है और मापन में भी विशेष रूप में यह ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल, आयतन, परिमिति, परिमाप के सूत्रों की निष्पत्ति एवं उनके प्रयोग से संबंध रखती है। यहाँ पे क्षेत्रमिति के कुछ प्रमुख घटकों के बारे में हम जानने वाले हैं। इससे क्षेत्रफल, आयतन, परिमिति, परिमाप या जो होते हैं इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले परिमाप या परिधि। परिमाप या परिधि, तो क्षेत्रमिति में परिमाप या परिधि एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों से बनी आकृति के रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए बंद आकृति बनाती है और उस आकृति के चारों ओर की चक्कर ही परिमाप कहलाता है। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसी आकृति के सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग उस आकृति का परिमाप कहलाता है। क्षेत्रफल किसी समतल या वक्रतल के द्विआयामी आकृति के परिमाण को क्षेत्रफल कहा जाता है। जिस क्षेत्र के क्षेत्रफल ज्ञात की जाए वह क्षेत्र समांतर किसी बंद वक्र से घिरा होता है। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई में मापा जाता है। अब हम जान लेते हैं आयतन। आयतन में हम जाने कि आयतन जो होते हैं किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा घिरा गया स्थान आयतन कहलाता है। किसी पदार्थ द्वारा घिरे हुए स्थान को लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई में व्यक्त किया जाता है। आयतन को हमेशा घन इकाई में मापा जाता है। केवल त्रिविमीय आकृति के ही आयतन होते हैं, जैसे बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, छीनक, इसके ही आयतन होंगे। अब हम जानेंगे क्षेत्रमिति के कुछ सूत्र। जैसे अब देख लीजिए, सबसे पहले हम जानेंगे वर्ग के बारे में। तो वर्ग की परिमाप 4 गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग की एक भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। वर्ग का विकर्ण बराबर 1 भुजा गुणे अंडर रूट 2, या लिख सकते हैं a गुणे अंडर रूट 2। वर्ग के विकर्ण बराबर अंडर रूट 2 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल।
यह रहा वर्ग की। अब हम जानेंगे आयत का। आयत के परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का विकर्ण अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब चलिए हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल या 1/2 आधार या संगत भुजाई, आधार गुणे संगत भुजाई का संगत ऊंचाई। यहाँ पे अगर मान ली परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए बी सी डी, इसका परिमाप निकल जाएगा। लेकिन समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल ये जो है सभी रूपों में एक ही समान होगा। अब हम जानेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए विषम कोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल, अर्थात a बराबर d1 गुणे d2/2। समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुणे भुजा। समचतुर्भुज में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। अब जानेंगे चक्रीय चतुर्भुज का फॉर्मूला। यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज में कोण A और कोण C का योगफल 180 डिग्री होता है। कोण B प्लस कोण D का योगफल 180 डिग्री होता है। और यही अंडर रूट में जो हीरोन सूत्र हम लोग 9 में पढ़ते हैं वही इसका क्या क्षेत्रफल होता है। इसका परिमाप चारों भुजाओं को जो है जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, आपका परिमाप निकल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। बहुभुज का फार्मूला इसमें 8 क्लास में पढ़ना है, क्योंकि फार्मूला सभी क्लास के लिए होता है। ये 8 क्लास में पढ़ना है, इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। कह रहे n भुजा वाले चतुर्भुज का अंतःकोणों का योग 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। सम चतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर n-2/2 इंटू 180। n भुजा वाले बहुभुज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री। बहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 160। n भुजा वाले सम बहुभुज के अंतःकोण 2 इंटू n-2 इंटू 90 डिग्री बाई n। बहुभुज की परिमिति n इंटू एक भुजा। देख लीजिए। अब नियमित षष्ठभुजा का क्षेत्रफल 6 गुणे 1/4 अंडर रूट 3 भुजा स्क्वायर। n भुजा वाले सम बहुभुज के प्रत्येक बहिष्य कोण हो गए, इसमें बहिष्य कोण होना चाहिए 360/n। नियमित षटभुजा का क्षेत्रफल 3 अंडर रूट 3 गुणे 1/2 भुजा स्क्वायर। सम षटभुज की भुजा परिमित की त्रिज्या। नियमित षटभुज की परिमिति 6 गुणे भुजा। n भुजा वाले नियमित षटभुजा विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2। अब चलेंगे वृत्त के फार्मूला में। वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। वृत्त का व्यास 2r। वृत्त की परिधि 2πr। वृत्त की परिधि πd। जहाँ पे त्रिज्या ना हो, जहाँ पर व्यास हो, उस पर हम केवल का πd लगा देते हैं। इसको वृत्त की त्रिज्या अंडर रूट वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा पाई। वृत्त के वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़का r स्क्वायर में छोटका r स्क्वायर, यानी बाहरी त्रिज्या का वर्ग माइनस आंतरिक त्रिज्या का वर्ग। अर्धवृत्त की
अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब तिर्यखंड का क्षेत्रफल हम जानेंगे। तिर्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। संगत चाप की लंबाई θ/360 गुणे 2 पाई आर। तो तिर्यखंड की परिमिति 2r प्लस पाई आर θ/180। वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। वृत्तखंड की परिमिति l प्लस पाई आर θ/180 डिग्री, जहाँ पर l जो है जीवा की लंबाई होती है। अब घन का फॉर्मूला जान लेते हैं। घन का आयतन भुजा क्यू, घन का परिमाप 4a स्क्वायर, पार्श्व पृष्ठ का एक किनारा अंडर रूट पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बट्टा 4, घन का एक किनारा अंडर रूट आयतन, घन आयतन हो जाएगा घन का एक किनारा अंडर रूट संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टा 6, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन का विकर्ण अंडर रूट 3 गुणे भुजा। अब घनाभ का जान लेते हैं। घनाभ के आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई l गुणे b गुणे h। घनाभ के परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। घनाभ का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। घनाभ की ऊंचाई बराबर आयतन बट्टा लंबाई गुणे चौड़ाई। घनाभ की चौड़ाई बराबर आयतन बट्टा लंबाई गुणे ऊंचाई। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी। ढक्कन रहित टंकी का क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी प्लस एल बी। छत या फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब चलिए अब जानते हैं बेलन का। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की ऊंचाई आयतन बट्टा पाई आर स्क्वायर। लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या अंडर रूट आयतन बट्टा पाई एच। खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर में छोटका आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई बेलन का संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल बट्टा 2 पाई आर माइनस आर। लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब शंकु का सूत्र हम जान लेते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु की ऊंचाई अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। शंकु की आधार की त्रिज्या अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु के आधार के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब जानते हैं गोला के आयतन। अभी गोला का फॉर्मूला जान लेते हैं। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। गोलीय सेल का आयतन 4/3 पाई इंटू बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू। गोलीय सेल के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 4/3 पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। घन के सबसे बड़े गोले का आयतन 1/6 भुजा क्यू। घन में सबसे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर। गोले में सबसे बड़े घन की एक भुजा 2r/√3। अर्धगोलक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर।
अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का सूत्र। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/4 भुजा गुणे भुजा। परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा। अब समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र जान लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a/4b √4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब a/4b √4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। परिमाप बराबर 2a + b। अब इसके बाद विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी जिसको हीरोन का सूत्र कहते हैं, √s × s - a s - b s - c। दूसरे रूप में a बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अर्ध परिवृत्ति बराबर 1/2 पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, a + b + c। अब समकोण त्रिभुज का सूत्र जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2 + √2 भुजा √2 गुणे भुजा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण √2 गुणे भुजा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 भुजा स्क्वायर। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट करेंगे, और अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद छात्रों। तो आज आप लोगों को अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आप लोगों का प्रश्न इस प्रकार से है, देख लेंगे। दिया है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में जो आप लोग का वित्तीय वर्ष है वह 1 अप्रैल से, यानी 31 मार्च से 1 अप्रैल तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यह आपका रहता है वित्तीय वर्ष। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर हर एक व्यक्ति की जो आय है वह अधिक है। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। कह रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार के पटना एक ऐसा जिला है जहां के हर एक व्यक्ति का आय अधिक है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। तो 1868 ईस्वी में लगाया था। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा, आयकर। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 25,494। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है, यानी 41.4% जो है अभी बिहार की जनता जो है गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही है।
अगला प्रश्न है, कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसको क्या कहते हैं? तो कार्यों के बदले में जो आपको पारिश्रमिक मिलता है वह आपका होता है आय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर में सबसे जो है कम प्रति व्यक्ति आय है। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर है 4.2%। y=c+i फार्मूले को बताया। किसने बताया था? प्रोफेसर कैंस ने। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है तो कृषि। वर्ष 2005-2006 में निम्नलिखित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? तो महाराष्ट्र की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी है? तो फ्रीशर ने दी है। राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है मौद्रिक उत्पादन। निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 25,494। राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय। बिहार में सर्वाधिक योगदान होता है सेवा क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय जाना जाता है आय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, व्यवसाय गणना विधि, यानी ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। जय हिंद। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। अगला अध्याय अर्थशास्त्र को हम अगले दिन लेकर आएंगे। उस समय के लिए धन्यवाद।